टुडे आवर टॉपिक इज़ कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब एग्रीकल्चर की कैसी हालत थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसमें फर्स्ट पॉइंट है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम में ए पॉइंट, प्रॉफिट फ्रॉम एग्रीकल्चर वेंट टू ज़मींदार्स। जो भी एग्रीकल्चर से प्रॉफिट होता था वो ज़मींदार के पास चला जाता था। ज़मींदार कौन अपॉइंट करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट ज़मींदार। तो एग्रीकल्चर पे खेती कौन करता था? किसान। तो जो भी किसान खेती करते थे उसमें से जो भी प्रॉफिट होता था वो ज़मींदार ले जाता था, और ज़मींदार किसको दे देता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। सेकंड पॉइंट, द मेन इंटरेस्ट ऑफ ज़मींदार वाज ओनली टू कलेक्ट रेंट और लगान। ज़मींदार का जो मेन इंटरेस्ट होता था वो सिर्फ रेंट कलेक्ट करना, यानी कि लगान। जो लगान मूवी में हमने देखा था, लगान जो टैक्स कलेक्ट करते हैं किसानों से, तो ज़मींदार का मेन इंटरेस्ट सिर्फ रेंट कलेक्ट करना होता था, जो कि उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल रखा होता था। सी, द डेट ऑफ डिपॉजिटिंग रेंट वर फिक्स्ड, फेलिंग विच ज़मींदार्स वर टू लूज देयर राइट्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डेट फिक्स कर रखी होती थी कि इस डेट पे रेंट कलेक्ट करना है ज़मींदार को। अगर ज़मींदार ऐसा नहीं करेगा तो ज़मींदार को उसकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। तो ज़मींदार को पता होता था कि डेट फिक्स है, तो वो कल्टीवेटर्स पे या फिर किसानों पे जुल्म करता था, उनको तंग करता था। नेक्स्ट, कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड ज़मींदार डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे कि जो टैक्स या लगान होता है वो हम अभी भी देते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट हमारे भले के लिए कुछ करती है इसलिए हम देते हैं। लेकिन उस टाइम पे कॉलोनियल गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी एंड ज़मींदार, वो टैक्स लेकर एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी नहीं करते थे टैक्स लेके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शियल का मतलब क्या होता है कि मार्केट में सेल करना और उससे प्राइस लेना। तो दो तरीके की फार्मिंग होती है, एक सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि फार्मर सिर्फ अपने लिए प्रोडक्शन करता है, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, वो प्रोडक्शन करता है फॉर सेलिंग इन द मार्केट, सेल करने के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कंसेप्ट लेकर आई? ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट, जिसको क्या कहते हैं? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फार्मर्स वर फोर्स टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स। फार्मर्स को फोर्स किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कैश क्रॉप्स उगाने के लिए। कैश क्रॉप्स क्या होते हैं? जो कि हम खा नहीं सकते। फूड क्रॉप्स होते हैं जो हम खाते हैं, वीट, राइस वगैरह। कैश क्रॉप्स होते हैं कॉटन, जूट, इंडिगो, जो कि हम कपड़े के लिए यूज़ होता है, जैसे कॉटन का कपड़ा बनेगा कॉटन से। इंडिगो, नील की खेती। नील की खेती से क्या होगा? नील की खेती ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती थी, अपनी जो भी कपड़ा बनाती थी उसमें प्रिंटिंग करने के लिए यूज़ करती थी इंडिगो को। तो ये कैश क्रॉप्स इसलिए उगाने को कहते थे फार्मर्स को, क्योंकि वो इनको अपनी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में, जो कि ब्रिटेन में थी, वहाँ पे यूज़ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। उस टाइम पे काफ़ी एग्रीकल्चर की बुरी हालत थी। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी, ओल्ड यूज़ की जाती थी। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, जो खेतों को इरिगेशन देते हैं, पानी देते हैं, वो सब की कोई फैसिलिटी नहीं थी। मॉनसून अगर बारिश आएगी तो फसल को इरिगेशन मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, लेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स। जो भी कीटनाशक वगैरह होते हैं जो कीड़ों को मारने के लिए होते हैं फसलों में, वो सब की कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। नेक्स्ट इज़ स्कैरिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की बहुत कमी थी इन टेरेसिंग, टेरेस फार्मिंग वगैरह जो होती है। फ्लड कंट्रोल करने के लिए कोई भी मेजर नहीं था, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी थी। डैम्स वगैरह जो बनाते हैं, फ्लड कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं था। ड्रेनेज वगैरह अच्छी नहीं थी। ड्रेनेज मतलब कि अगर पानी इकट्ठा हो गया तो उसको ड्रेन करने के लिए कुछ भी साधन नहीं था। तो पानी अगर इकट्ठा हो जाएगा तो फसल ख़राब हो जाएगी। तो ये सब इन्वेस्टमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करी नहीं रखी थी। नेक्स्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ पार्टीशन। जब पार्टीशन हुआ तो क्या हुआ? पाकिस्तान अलग हो गया और इंडिया अलग हो गया। तो उससे क्या हुआ? ड्यू टू कंट्रीज पार्टीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अ साइजेबल पोर्शन ऑफ हाईली इरीगेटेड एंड फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान। जो भी इरीगेटेड लैंड था, खासकर यहाँ पे जूट प्रोड्यूसिंग एरिया की बात हो रही है, जो जैसे मान लो कि ये जूट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है,
तो ये कहाँ चला गया? पहले तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था, लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। और जूट की इंडस्ट्रीज़ जो थी वो कहाँ पे रह गई? वो इंडिया में रह गई। तो अब इनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? रॉ मटेरियल तो यहाँ से मिलना था और ये पाकिस्तान में चला गया, तो इन इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी लॉस होगा उसकी वजह से। तो इसमें यही लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट होल ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकेम पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश का पार्ट है। इंडियाज़ जूट गुड इंडस्ट्री, जो भी जूट गुड इंडस्ट्री थी यानी कि जो इंडिया में है, वो काफ़ी हैवीली लॉस में चली गई, क्योंकि रॉ मटेरियल की उसको कमी हो गई, क्योंकि सारा जो भी लैंड था, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था, वो कहाँ चला गया था? पाकिस्तान चला गया था।